चीफ इलेक्शन कमीशन मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। इलेक्शन का रिजल्ट 40 घंटों बाद आया। जो चार्जशीट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, उसमें कोई कमी आएगी? ये सियासी तकरीर ज्यादा है और उसमें फैक्ट्स की जरा कमी है। यार सरगोदा भूल गया है आपको, शेखपुरा भूल गया है आपको। यार कैसी बातें करते हैं आप। जो जर्नलिस्ट है उसको एक सबूत के साथ बात करनी चाहिए। फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट्स पे बदलता रहा है। इमरान खान ने उस टाइम कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए? इमरान खान का मुतालबा यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहेंगे। ये रोने के अलावा किसी जगह पर कंप्लेन पेश नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन 2024 में धांधली के इल्ज़ामात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त दायर की गई है चीफ इलेक्शन कमीशन और दीगर मेंबरान के खिलाफ। ये कहा गया है कि ये धांधली में मुलव्विस थे इलेक्शंस में, इसलिए फौरी तौर पर इनको हटाया जाए। ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में कि प्री पोल, पोलिंग डे, पोस्ट पोल धांधली की गई, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बदनीयती पर मबनी गलत बयानी से काम लिया गया, गलत तौर पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया और तहरीक इंसाफ के मैंडेट को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। इन बुनियादों पर मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके दीगर साथी मेंबरान, इसलिए फौरी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब यहाँ पर कानूनी पहलू तो यकीनन इसका, लेकिन सियासी तौर पर मामलात किस तरफ जा सकते हैं? क्या इस इकदाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा मिल सकता है? ये अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने सवाल रखा है, क्योंकि आपको पता है ट्राइब्यूनल्स के मामलात भी चल रहे हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी कर रखे हैं। और फिर ये मामला ओवरऑल किस तरफ जा सकता है, या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकता है? अपने तज्ज़ियाकारों से बात करते हैं। हमें इसके लिए ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आप सबसे पहले बताइएगा। ना इस पे लीगल ओपिनियन तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सहाफ़ी हूँ, मैंने कई पिटिशन्स पढ़ी हैं और ये पिटिशन मुझे इतनी सीरियस नहीं लगती पीटीआई की तरफ से। एक तो ये जो पिटिशन है, अगर आप इसको पढ़े 16 पेजेस की पिटिशन है। एक तो ये टॉप लीडरशिप की तरफ से नहीं आई, ना उमर अयूब साहब का इसमें नाम है, ना इमरान खान साहब का नाम है, ना बैरिस्टर गोहर साहब का नाम है। दूसरा, अगर आप इस पूरी पिटिशन को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि ये सियासी तकरीर ज़्यादा है और उसमें फैक्ट्स की ज़रा कमी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की बात की जा रही है तो इसमें तो फैक्ट्स ही होने चाहिए थे अगर आपने ये साबित करना है कि मिसकॉन्डक्ट हुआ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पहले बात की जाती है इमरान खान साहब के केसेस के बारे में। इद्दत का जो केस है, तोशा खाना का केस है, बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत से केसेस बनाए गए, लेकिन इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्या ताल्लुक है मुझे नहीं पता कि क्या लिंक बनता है या उनका वो इसमें इनमें कैसे मुलव्विस है। दूसरी बात, और बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक जाके बात होती है नवाज शरीफ साहब के केसेस की कि नवाज शरीफ साहब जो थे उनको मुल्क वापस आने दिया गया, उनकी नाअहली ख़त्म की गई, उनको इलेक्शन लड़ने दिया गया। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, दूसरा फिर से मैं ये सवाल पूछूंगी कि इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्या ताल्लुक है। और फिर कुछ बहुत सी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स भी हैं इस पिटिशन में। जैसे कहा जाता है इसमें कि पूरे पाकिस्तान में जो हमारे इलेक्शन एजेंट्स थे उनको पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया। देखिए, ये कुछ वाकयात तो हो सकते हैं और हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन इस किस्म की आप जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मेरे ख्याल से अगर आप एक पिटिशन जमा करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा ये कौन कौन से हल्के हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आपको शिकायत है। तो बहुत सी और चीज़ें थी जो इसमें अगर मिसकॉन्डक्ट साबित करना है इसमें शामिल हो सकती थी। बहुत लंबी चार्जशीट बन सकती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, जैसे कि मिसाल के तौर पे फॉर्म 45 बहुत से हल्कों के अभी तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नहीं थे। वो एक रिपोर्ट आई एक इदारे की तरफ से, तो फिर जाके छुपके से इलेक्शन कमीशन ने, खास तौर पे ज़्यादातर हल्के लाहौर के थे, उन्होंने फॉर्म 45 डाले। या जैसे कि इलेक्शन का रिजल्ट 40 घंटों बाद आया इलेक्शन के, या इंटरनेट बंद हो गया इलेक्शन वाले दिन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ नहीं किया। तो बेहतर तरीका मेरे ख्याल से इस पिटिशन को दायर करने के बजाय ये होता कि जो इस वक्त पहले ही एक पिटिशन पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट में है इलेक्शन की धांधली के हवाले से, जो इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, मार्च में हामिद खान के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी, जिसमें उन्होंने यही मुतालबा किया था
कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए इलेक्शन का। तो बेहतर होता कि उस केस को टेकअप करने के लिए पीटीआई जरा इंतजार करती कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए, सुना जाए, एक जुडिशल कमीशन बने, उसकी इंक्वायरी हो, और फिर जब वो इंक्वायरी रिपोर्ट आए तो उसकी बुनियाद पे फिर आप एक रेफरेंस लेके जाते जुडिशल काउंसिल में और कहते कि ये देखिए इन बेसिस पे हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई मिसकॉन्डक्ट का केस बनाया जाए। तो वो मेरे ख्याल से एक बेहतर रास्ता होता है, बजाय इसके कि ये तो पिटीशन मुझे ऐसी लग रही है कि आपको याद होगा इलेक्शन से पहले पीटीआई ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एक पिटीशन अपनी जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला और पूछा गया कि सबूत कहाँ है तो पीटीआई ने कहा कि वो देख लें आप सोशल मीडिया पे जाके, हमने सीडी एक जमा कराई है। तो इससे तो मेरा ख्याल से इस किस्म की पिटीशन से तो कोई खास पीटीआई को फायदा नहीं कुछ हासिल नहीं होगा। भट्टी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? मैडम शेख, मैं हैरान हूं कि इस पिटीशन की कोई ज़रूरत है या इस पिटीशन की कोई सुप्रीम कोर्ट में लाने की ज़रूरत है। ये बात कोई सियासी फ़ायदे की है, ये बात कोई कानूनी फ़ायदे की है, ये बात मुल्क की है। मैडम शेख, कुछ भी ना हो, मैं कहता हूं कोई रिलीफ ना मिले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर आखिरी जो साल सवा साल है उस पे अपने ओहदे पे कायम रहें और ना वो खुद हटें ना उन्हें कोई हटाए, बल्कि मेरा ख्याल है उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल जाए। तो क्या जो चार्जशीट है इस इलेक्शन कमीशन पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, उसमें कोई कमी आएगी? इलेक्शन कमीशन का काम क्या है मैडम शेख? सिर्फ एक काम, जिसके बड़ी बड़ी ये तनख्वाहें लेते हैं, बेताशा मरात और सहूलियात हैं, झंडे वाली गाड़ियां हैं, और वो काम है इलेक्शन करवाना। कोई मुझे अपने सीने पे हाथ रख के सच बता दे, पाकिस्तान का कोई शहरी, हम नहीं, हम हमें छोड़ें, किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी शहर, किसी गांव में चले जाएं, कराची का बल्दियाती इंतखाबात ठीक हुआ? धांधली नहीं हुई, अक्सरियत अकलियत में नहीं बदली। इस्लामाबाद का बल्दियाती इंतखाब करवा सका ये इलेक्शन कमीशन? 2 सूबों का इलेक्शन करवा सका ये इलेक्शन कमीशन? मरकज वफाक का इलेक्शन कमीशन ये करवा सका मरकज का वफाक का इलेक्शन? और इलेक्शन 2024 पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़े इलेक्शन, वाहिद इलेक्शन जिस पर सारी जमातें मुत्तफिक हैं कि यह धांधली ज़दा है, सारे इदारे कह रहे हैं यह धांधली ज़दा है, सारी दुनिया कह रही है इसकी तहकीकात करें। यह किसकी नाकामी है, किसकी नाअहली है, किस पर यह सारा कुछ आता है? इलेक्शन कमीशन पर। और फिर दूसरी बात मैडम शेख, आप इलेक्शन में जाते हैं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, किसका काम था? उम्मीदवार तजवीज़ कुरिंदे, तईद कुरिंदे पकड़े जा रहे थे, किसका काम था? कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, किसका काम था? और थोक के हिसाब से क्रैकडाउन हो रहे थे, ये किसका काम था? ये गारंटी देता कि सारों को एक जैसा इलेक्शन मिले। और फिर तीसरी बात मैडम शेख, सिर्फ तहरीके इंसाफ के खिलाफ ये इलेक्शन कमीशन क्यों? अगर आपने सिर्फ पार्टी इंतखाबात तरीके इंसाफ के क्यों? बल्ला क्यों छीना? तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के नोटिस सिर्फ तरीके इंसाफ को क्यों? गिरफ्तारी, हथकड़ी, जेल, हवालात सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए क्यों? इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमीशन का नोटिस आप किसी जमात के सियासतदान को नहीं है। ममनुआ फंडिंग सिर्फ तरीके इंसाफ की, बाकी पार्टियां किधर गई? मैडम शेख, 3 दफा आइन तोड़ा है इस इलेक्शन कमीशन ने, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा है। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रही, अपने काम के अलावा सारे काम किए, ये मैं नहीं कह रहा। शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सका, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। 76 साल तारीख का जानबदाराना तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, मुतनाज़े तरीन फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं इधर इसकी आईनी खिलाफ वर्जी के इस पर केस बनता? क्यों नहीं आईनी खिलाफ वर्जी का केस शहबाज हुकूमत पर बनता? क्यों नहीं आईनी खिलाफ वर्जी का केस उस पर बनता जिसने पैसे नहीं दिए थे 20 अरब इलेक्शन के लिए, जिसने सिक्योरिटी नहीं दी थी? 3 दफा आइन तोड़कर ये मौजूद है और हमारा मुंह चढ़ा रहा है और बार बार कह रहा है कि मज़ का खेज है, मुजम्मत का तनकीद काबिले मुजम्मत है। ओके सर, तो ये बता दें अगर ऐसा है तो मैडम शेख, ये इस आखिरी बात कर रहा हूं, इस पिटीशन, इस दरखास्त, इस फैसले का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना था हो गया, अब इसने दूसरा इलेक्शन नहीं करवाना आगे।
लेकिन इस तारीख में लिखा जाएगा इस इलेक्शन कमीशन के बारे में और सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में कि इन्होंने क्या क्या काम किए और क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। और अगर आज भी हमारी सुप्रीम कोर्ट मुतमिन है कि ये इलेक्शन कमीशन ठीक है, आज भी हमने ये सवाल रखना है कि क्या तरीके इंसाफ को इसका मिलेगा फायदा। भाई तरीके इंसाफ एक पार्टी है, छोड़िए, इलेक्शन हमारा हक है, हमने जिसको वोट दिए उसकी संदूकची से निकले हैं। अभी कल तक ये फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट्स पे बदलता रहा है। तो इस इलेक्शन कमीशन को अगर हम सवाल रखने कि इसको फायदा या नुकसान, ये बात फायदे और नुकसान से आगे कि इसने जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, आइन, कानून सबकी मंजी ठोकी है। मुझे जरा ये बताएं, फिर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, फिर क्या करें, क्या किया जाए? सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बरतरफ करके उनको इबरतनाक सजा दी जाए। इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबरान को बरतरफ किया जाए। सर कौन करे बरतरफ? ये अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ही जा सकता है। तो सर उसी के ऊपर सवाल किए कि कानूनी तौर पर कैसे करना है। सर उसी के ऊपर सवाल किए तो खुद छोड़ जाते हैं, लेकिन नहीं हो रहे ना मुस्ताफी, नहीं ऐसे मौके पे चले। मैं यहाँ तक आपको कह देती हूँ, नहीं मैडम शेख, नहीं जाना चाहते वो खुद, वो समझते हमने कुछ गलती नहीं किया, तो बस फिर पूरा करने दे मुद्दत। मुझे इन दरखास्तों से कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, जो हो चुका है मुझे उससे गर्ज है, इन दरखास्तों से कोई फायदा ना हो। सर ये तो फिर नहीं सर, माजरत के साथ ये कहना काफी नहीं है ना। अगर आप इतने शिकवे शिकायत कर रहे हैं और आप इतनी, इमरान खान ने कहा है कि फाइज ईसा काजी साहब के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाए, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ भी किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आगे भूख हड़ताली कैंप भी कायम किए जाए। तो अब इनसे कुछ ना हो, कोई फर्ज नहीं पड़ता। सर एक मिनट, छोड़ करने लगे इमरान खान तरीके इंसाफ को, ये करने लगे हैं, सब हो चुका है वो काफी है। ये बताएं ना, ये करने लगे हैं सब कुछ पीटीआई आने वाले दिनों में या अभी वेट करेंगे? जी आज ये सारे फैसले हुए हैं कि फाइज ईसा काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस लाना है और चार्जशीट लानी है, और आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप चलेंगे। और दूसरा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन पे जो वाइट पेपर हल्का टू हल्का, वो भी आने वाला है। तो ये और इंसानी हकूक, चादर चार दीवारी, और जो एक सुना जा रहा है कि जो वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं कुछ लोगों ने तरीके इंसाफ के, सुना जा रहा है वो भी रिलीज करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज बुशरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी की वीडियोस रिकॉर्ड की हुई है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई भी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों की कि जो पार्टी छोड़ गए थे, जो अब वापस आना चाहते हैं, कि वो उन्होंने बताया, उनको कहा गया था कि आप अपना जो कुछ आपके साथ हुआ वो आप उनका रिकॉर्ड करें और बताएं। तो वो सुना गया है। अभी इसके बारे में मैं यानी कि वो नहीं कह रहे, लेकिन ऐसी बातें हो रही हैं। ये क्या खान साहब ने शर्त रखी थी कि अगर वापस आना चाहते हो आप लोग तो इस तरह की वीडियो बनाओ? जी इमरान खान साहब ने कहा था कि दो तरह से लोग पार्टी छोड़ के गए, एक वो जिनको फाइलें दिखाई गई, एक वो जो मजबूर होकर गए किसी वजह से। और आप खान साहब के ये जो आप कहते हैं जो खान साहब ने ये किया, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप उसकी हिमायत नहीं करते जो इकदाम खान साहब ने कहे आज, ऐसा ही है? जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये इससे कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं जो इस इलेक्शन कमीशन ने काम किया वो इमरान खान तहरीक इंसाफ का नहीं, पूरे मुल्क का पे नुकसान है, पूरी सियासत का, पूरी जमहूरियत का। अच्छा बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाहेंगी? प्लीज मुख्तसर कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूं। लीना मैं तो कह रही हूँ आप केस अगर लड़े हैं तो सही तरह तो लड़े, जिसके भी खिलाफ आप रेफरेंस लेके जाना चाह रहे हैं फैक्ट तो लेके जाएं अदालत के सामने। ऑल्सो भट्टी साहब ये भी बता रहे थे ना कि इतने बड़े बड़े इकदाम होने वाले हैं और एटलीस्ट ये जो हो गया है अभी, इसके ऊपर आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि सीनियर लीडरशिप कहाँ पर है, उन्होंने फिर ऑन क्यों नहीं किया अगर खान साहब का ही हुक्म है तो? सवाल तो ये भी बनता है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटिशन गई हुई है और मेरे ख्याल से वो ज्यादा मजबूत पिटिशन है, अगर आप उसको भी पढ़ें क्योंकि उसमें ऑडिट की भी बात की गई है। आज मैडम शेख एक और भी बड़ा हुआ है कि इमरान खान की ने कहा है कि उमर अयूब को राइटली पॉइंटेड की भी बात हुई थी। आपको कोई सियासी तौर पे भी फायदा नहीं होगा, लीगली भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, भट्टी साहब ने बड़ी बड़ी बातें बताई भी, बड़ी बड़ी जज्बाती बातें की भी फ़खर, लेकिन ये भी फिर कह दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फ़खर आप किस तरह से देखते हैं ये जो कदम लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? अब
बिल्कुल अलीना, भट्टी साहब का तो बस चले वो आज ही सैक कर दें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसके साथ साथ बाकी जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर भी फैक्ट्स को भी देखना होगा। जिस तरह बेनज़ीर ने ये जो कंप्लेंट है ये जो कमीशन के ख़िलाफ़ वो की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, अगर उसके हक़ाइक़ को देखा जाए, देखें इसमें 3-4 बुनियादी तौर पर जो PTI की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पहला ये है, वो कह रहे हैं कि जो इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उसको मिस इंटरप्रेट किया गया। देखें अगर इस हवाले से अगर इसको बुनियाद बनाना है और किसी के खिलाफ रेफरेंस वो करना है तो फिर उसको तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो पेशावर हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था, तो उनको भी फिर पार्टी बनाना चाहिए था ये जो PTI है उस हवाले से। और दूसरी बात जो है उसमें एक और ग्राउंड जो दी गई है ये इनके रेफरेंस के हवाले से, वो है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने इलेक्शन रिगिंग के हवाले से पूरे जो है वो बाकायदा तौर पे बताया कि कैसे मैनेज किया गया था। तो उसमें देखें वो फिर चट्टा साहब के हवाले उन्होंने तो चीफ जस्टिस जो था उनके खिलाफ भी इल्ज़ामात लगाए थे और फिर उसके बाद हमने देखा है कि वो बिल्कुल ये जो इल्ज़ामात थे उसका ना PTI ने फॉलो किया और ना ही फिर किसी और ने फॉलो किया, और वो अचानक जो इल्ज़ामात वो ऐसे ही जैसे हवा में थे और वो ख़त्म हो गए। फिर उसके साथ साथ एक और जो इन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने वो तमाम तर जो ROs थे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स थे या रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, वो बड़े बायस थे और जानिबदार थे और इलेक्शन कमीशन ने चुन चुन के वो किया है। तो उसके लिए भी जो हमें ये हक़ाइक़ देखने होंगे कि सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन था उसने दरख्वास्त की थी जो अदलिया थी उससे कि हमें जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स जुडिशल अफसरान को दिया जाए और उनको वो किया जाए, तो अदालत ने ऑलरेडी उसके हवाले से वो पहले इनकार कर दिया था। मिलिट्री के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो PTI को थे। तो उसके बाद फिर बचती ये इंतज़ामिया ही है जो इलेक्शन कमीशन के पास, तो उन्होंने जो अवेलेबल ऑप्शन थी वो किया। तो ये जो रेफरेंस के हवाले से जो ग्राउंड्स हैं उसको देखा जाए तो ये बिल्कुल जिस तरह बेनज़ीर ने कहा कि ये ऐसे लगता है बिल्कुल इन्होंने कोई एक मज़ाहिया अंदाज में जो है वो शायद एक खाना पूरी के लिए वो किया है। और मुझे यही लगता है कि ये एक वही जो चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा उसके ऊपर उनके ऊपर जो है एक मज़ीद ये कह रहे हैं कि ये जो है वो चीफ जस्टिस जानिबदार हैं, देखें ये टेकअप नहीं करना चाहते, हमने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो रेफरेंस किया। तो ये जो चीफ जस्टिस के खिलाफ पहले से एक वो बिल्ड करते आ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं है बल्कि ये जो चीफ जस्टिस के खिलाफ PTI का एक बयानिया है ये उसमें एक मजीद ऐड करने के लिए ये किया गया है। हालांकि बिल्कुल इसमें जो है नॉन सीरियस किस्म का ये जो रेफरेंस में ये जितने भी पॉइंट्स रेस किए गए हैं वो किए गए हैं। जहाँ तक भट्टी साहब बात कर रहे थे कि पता नहीं जो जितने भी उम्मीदवारान थे उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिया गया, अगर भट्टी साहब को याद हो हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा PTI की तारीख में जो इलेक्टोरल तारीख है उसमें सबसे ज़्यादा इस बार जो है PTI ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे और सबसे ज़्यादा इनके उम्मीदवारान थे जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। तो ये जो भट्टी साहब जो है ये भी फैक्ट्स के हवाले से अगर इसकी जो है वो दुरुस्तगी कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी जहाँ तक ये इल्ज़ामात हैं वो कोई भी मैं भी बैठ के ये कह दूँ भट्टी साहब के हवाले से कुछ भी, तो ये ऐसा नहीं होता, आपको जो है वो साबित करना होगा। और जहाँ तक ये बात इसमें मज़ीद फॉर्म 45 और 47 के हवाले से भी ये किया गया है। देखें ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो है वो उसमें मामला चल रहे हैं, इलेक्शन जो इस्लामाबाद के हवाले से हो या बाकी जितने भी हैं हलकों के हवाले से, तो ये वहाँ पे अभी ये भी डिटरमिन होना है कि ये जो फॉर्म 45 और 47 का तनाज़ा है कि इसमें जो रिजल्ट्स का है वो डिफरेंस है, तो वो पहले ट्रिब्यूनल इसको साबित करेंगे। उसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो धांधली में फैसिलिटेट किया है या नहीं किया। तो ये तमाम तर ऐसे हकायक हैं जहाँ पे पहले ये प्रीमेच्योर मैं समझता हूँ कि PTI की तरफ से ये रेफरेंस फाइल किया गया और उसकी रीज़न वही है कि ये जो चीफ जस्टिस है उसको भी उनके हवाले से भी ये टारगेट करना चाहते हैं कि ये जानिबदार हैं, ये PTI के कोई रेफरेंस का जो है वो टेकअप नहीं करना चाहते। भट्टी साहब सिर्फ इल्ज़ाम लगाने नहीं होते, उनको साबित भी करना होता है सबूतों के साथ जब इस तरह के रेफरेंसेस होते हैं। तो जी बिल्कुल बजा फरमाया। अब मेरा ख्याल से मैं ही रह गया हूँ और मैं ही लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं हैरान होता हूँ, मेरा छोटा भाई और बड़ा प्यारा भाई फ़खर जो ये फरमा रहा था कि सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल जो उम्मीदवार हैं या उन्होंने जमा करवाए, ओ भाई कहाँ से जमा करवाए? अदालतों से। ओए आपको वो मंजर भूल गए हैं जब ख़वातीन से कागजात छीने जा रहे थे, फाड़े जा रहे थे, तजवीज़ कुनिंदे तईद कुनिंदे उठाई जाए, अदालतों में गए, कोई किसी हाई कोर्ट में, कोई किसी हाई कोर्ट में, और वहाँ से उन्होंने लिए।
कितने, क्या आप बता सकते हैं कितने लोग अदालतों में गए? इलेक्शन कमीशन के 4 से 5 टोटल 4 से 5 लोग थे जो अदालतों में गए हैं। 1800 से ज्यादा या गालिबन इतने उम्मीदवार हैं जिन्होंने जमा कराए। चाहिए कि उनको प्रूफ करना है तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह हाफिज कह दे हम सारे कि इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर हमने कुछ साबित करना है तो फिर अल्लाह हाफिज कह दें। फिर कोई नहीं साबित कर सकता इस दुनिया में अगर ये इलेक्शन कमीशन ठीक है और इसके सारे इकदामात ठीक है। फखर आपसे पूछ रहे हैं ना सवाल, सर सवाल का जवाब दे दें जी। फखर सवाल पूछ रहे हैं कितने लोग गए थे अदालतों में, कितने लोग अदालतों में गए थे? 1970 अदालतों में गए और उन्होंने सबने अदलिया के जरिए जमा कराए? नहीं, 1970 लोग अदालतों में गए जिनमें से कोई तकरीबन कोई 1300 लोगों के जो एमपीएस एमएनएस जो कवरिंग कैंडिडेट वगैरह वगैरह सारे 6 लोग थे कि ताकि वो पता नहीं ये खड़ा हो सकेगा, ये खड़ा हो सकेगा, ये खड़ा। गुजरात भूल गया है आपको यार, लाहौर भूल गया है आपको यार, सरगोदा भूल गया है आपको, शेखपुरा भूल गया है आपको यार। कैसी बातें करते हैं आपके? आप बता देना टोटल कितने गए थे और सारे आप बताएं टोटल कितने गए थे और कितने की दरखास्त जमा हुई थी? जो उस टाइम अभी मेरे पास इस टाइम वो फिगर नहीं है, जो उस टाइम रिपोर्टेड जो फिगर थे वो अराउंड 12 था या 2 दर्जन के करीब थे जिन्होंने अदलिया के जरिए ये कागजात नामजदगी जमा कराए थे। बाकी ये तकरीबन कोई 1600 या 1800 टोटल उम्मीदवारान थे जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। ये वो लोग थे जिनके हवाले से कुछ केसेस थे या कोई इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी। मैं भी ले आऊंगा, 2600 टोटल थे जिन्होंने जमा करवाए थे। ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे क्योंकि 4 लोग थे, 5 लोग थे। ये तो उस वक्त भी हमने वैसे मामला डिस्कस किया था कि वीडियोस जो आ रही हैं वो कुछ हल्कों से आ रही हैं लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा। चलो ये अच्छा फिर क्या मैटर करता है? ये चीजें सबके सामने, इसमें अब मैंने क्या ऐड करना है कुछ? अच्छा, कोई किसी को भूली हुई है? डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया पे सारे क्लिप्स पड़े हुए हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं। सर तो फिर अगर ऐसी बात है क्यों नहीं सीनियर लीडरशिप ने ओन किया इस चीज को? क्यों वो सबूत जो है सारे के सारे कह रहा था ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ साबित करो। सर ये बताएं ना वो सारा कुछ क्यों? इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और क्या साबित करें? एक इलेक्शन छोड़ दे तहरीक इंसाफ को, इलेक्शन ये फेयर करवा सका है। भट्टी साहब आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए आपको रेफरेंस जो दायर किया जाता है उसमें आपको सबूत पेश करने होंगे। ऐसे नहीं कि टीवी के ऊपर बैठ के आप बातें करते हैं और ये कि चीफ इलेक्शन कमीशन को और बाकी कमिश्नर को हटा दिया जाए। 2024 आरटीएस का कितना रोला डाला था फखर ने? आरटीएस बैठ गया, आरटीएस बैठ मसला गया, बताऊं ये क्या तो है? पूरा इलेक्शन ही बैठ गया। अच्छा तो सर मसला ये भी है कि जैसे हमने पहले बात की, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मूव करना ही था अदालतों के पास तो फिर उनके पास बहुत सारे और दीगर मामलात के ऊपर शवाहिद ठोस थे, जैसे कि फॉर्म 45 का मामला, फॉर्म 47 का मामला, उसमें तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है और मौजूद भी है, तो वो ग्राउंड्स लिए जा सकते थे, वहां पर ज्यादा उनका ठोस केस हो जाता। सवाल क्योंकि ये भी उठता है ना उमर फिर कि क्या कहीं तहरीक इंसाफ ये जो लूप होल्स छोड़ रही है, बाद में जब इसका नुकसान होता है या चीज़ें रह जाती हैं तो फिर उसको सियासी नैरेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एक ब्रेक लेनी है जी उमर, आई एम सो सॉरी, आई वांटेड टू कम टू यू बट एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन हमारे पे बड़ा टाइम है, इसको डिस्कस करते हैं आफ्टर ब्रेक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसी के ऊपर हम बात करें, सियासी तौर पर फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। ट्रिब्यूनल्स का मामला लटका हुआ है, बाकी सारी चीज़ें भी अभी इन प्रोसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। उमर, क्या ये तो नहीं होगा कि दरख्वास्त इन्होंने यहाँ पर दायर कर दी है, लेट्स से टेक अप हो जाती है तो मामला लंबा ही लटक जाएगा और तहरीक इंसाफ को लेने के देने पड़ जाएंगे? मुझे तो इस चीज़ पर भी इतराज़ है कि हमें इस दरख्वास्त को इतना संजीदा लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, और उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह पहले बेनजीर ने भी बात की कि कोई ऐसी मेन लीडरशिप से कोई इसमें दरखास्त दहिंदा है नहीं। ये अलीम आदिल शेख हैं जो उधर सिंध से हैं, इनके उन्होंने एक दरखास्त जमा कराई है। अब पता नहीं उन्हें पार्टी की हिदायत है या वैसे उन्होंने अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि बता सकें जी कि मैं भी कोई फार्ग नहीं बैठा हुआ था, मैं भी अपने लेवल पर जिद्दोजहद कर रहा था तो मैंने ये कर दिया है। तो लिहाजा एक तो इसमें संजीदगी जो है उस पर सवालिया निशान है कि पीटीआई कितनी संजीदा है। दूसरा ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि 8 फरवरी के इलेक्शन जो हैं उन पर काफ़ी सवालात हैं और उनके जवाबात आने चाहिए। वो किस टाइम आएंगे मुझे नहीं आइडिया, लेकिन क्या पीटीआई ने सिर्फ उसको इलेक्शन कमीशन पर यही इतराज़ है या इवन हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी इसमें ले आए?
हम अगर ये भी समझें कि इनको कोई ना कोई स्पेस क्रिएट करनी चाहिए थी, क्योंकि पीटीआई इतनी अहल ही नहीं है कि जब वो हुकूमत में थी तब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा सके, बाद में भी हम फिर भी कहते हैं कि इसके लिए भी इनको स्पेस देनी चाहिए थी। लेकिन क्या उससे पहले जो फॉरेन फंडिंग केस था, क्या इमरान खान ने उस टाइम मुतालबा नहीं किया था कि इलेक्शन कमीशन को रिजाइन कर देना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर देना चाहिए? क्या इसने इमरान खान ने उस टाइम कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए थे इलेक्शन कमीशन के बारे में? उनकी फैमिली को हरास करने के हवाले से इनकी एक पूरी हिस्ट्री है, तो लिहाजा ये चीजें सानवी हो जाती हैं कि किसने क्या किया। इन्होंने जो भी इनके मजाज या इनके किसी तरह से जो इनके मजाज के अगेंस्ट गया, या जिधर इन्हें लगा कि हमें फायदा नहीं हो सकता, हमें कोई फैसला हमारे खिलाफ हो सकता है, तो एक तो इनकी पहली कोशिश होती है कि हम किसी तरह केस को डिले करें, और अगर वो डिले ना हो तो फिर उस पर गालियों पर उतर आते हैं, उस पर हरासमेंट शुरू कर देते हैं, उस पे जो है इनके मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन है वो फाइल करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा इनके कोई लेजिटिमेट कंसर्न है, ये आप इनकी ओवरऑल हिस्ट्री देखें तो हम इनको बाज़ औक़ात एक डिस्काउंट भी देते हैं। ये अपने लेवल पे हर टाइम पे जब भी कोई इशू आया ये इस तरह का काम करते हैं। अब आ जाते हैं भट्टी साहब जो बातें कर रहे हैं। भट्टी साहब जो हैं, भट्टी साहब एक जर्नलिस्ट हैं, और जो जर्नलिस्ट है उसको एक सबूत के साथ बात करनी चाहिए। अब भट्टी साहब के जो भी इतराज हैं उनका ख्याल है किसी हद तक दुरुस्त भी होंगे कि इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालिया निशान है, लेकिन जिस तरह पहले बेनजीर ने भी बात की, फ़खर दुरानी ने भी बात की कि आपने या तो कि आपका कोई धांधली के हवाले से कोई केस किसी जगह पे कोई कंक्लूड हुआ हो जी कि धांधली हुई है, यानी कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे खुद यानी कि मैं रिजर्वेशन है, आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाँ, तो आपने कोई ना कोई एविडेंस लेकर जानी है ना। इस तरह से तो भट्टी साहब पर मैं इल्जाम लगा दूं कि भट्टी साहब जो हैं ये फलां जगह पर कोई इन्होंने किसी से पैसे पकड़े हैं, तो भट्टी साहब का भी तकाजा होगा कि यार कोई एविडेंस तो लेकर आए। सिर्फ ये है जी कि मेरे बारे में 10 बंदे या 20 बंदे ये बात कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद पर तो भट्टी साहब के खिलाफ केस नहीं सुनाया जा सकता। जहां तक बात हो रही थी कि जो पीटीआई के साथ ज्यादतियां हुई हैं, नो डाउट कि कोई ऐसा आइडियल एनवायरनमेंट नहीं था, लेकिन इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पीटीआई से ज्यादा चीजों को एग्जेजरेट करके बयान करने में कोई माहिर नहीं है। एक मशहूर खानदान की खातून जो कि जेल काट के आई, उनके वालिद जो हैं खुद बड़ी अहम पोजीशन पे रहे हैं, उन्होंने लोगों को बताया, उन्होंने कहा जी कि मेरी बेटी के साथ पुलिस वालों ने बड़ा अच्छा सलूक किया, लेकिन बेटी ने जो आकर बताया वो लगता है जी कि सबसे ज्यादा जो एक रियासत की तरफ से जो एक स्टेट ब्रूटैलिटी है वो सारे मामला उन्हीं के साथ हुए हैं। इनके साथ कोई टार्चर ना भी हो तो आके बताते हैं, इवन जो बात का विक्टिम है वही भाग जाता है, वो कहता है मेरे साथ तो ये नहीं हुआ। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो इनकी जो ये कंप्लेंट्स की बात, क्या ये फैशन डिजाइनर भी हैं? आपका इशारा उस तरफ है? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये है कि ये जो अभी इलेक्शन के हवाले से 2-3 खवातीन हैं जो हाल ही में रिहा हुई हैं, तो इसलिए जरा क्लियर कर देते तो बेहतर होता है, लेकिन चलें। अलीना, ये जो आगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात हुई थी, इसमें जो ये मामला आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस है उसमें गया था, और उस टाइम जो इलेक्शन कमीशन ने इनको जवाब दिया था, उन्होंने कहा था जी कि हमने इनके अभी तक जो नॉमिनेशन पेपर जो एक्सेप्ट किए हैं, कुछ तो ऐसा ना जिस पर कोई इतराज आ जाता है, उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे पास नॉमिनेशन पेपर आए हैं उनमें से 76% ऐसे हैं, 76% के जो कि इलेक्शन कमीशन ने जो उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। बाकी जो है अगर आप जो है रिजेक्शन रेट देखेंगे कि लोगों के मुस्तरद हुए हैं, वो तो सारी पार्टियों के होंगे, को पीटीआई जो है इनके लिए को अलग मेयार तो नहीं होने थे। जो ये कंप्लेन की बात कर रहे हैं, ये रोने के अलावा किसी जगह पर कंप्लेन पेश नहीं करते। उस टाइम इनको इलेक्शन कमीशन ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको जो कंप्लेन है, जो आपको लग रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि आपके लोग उठाए गए हैं या के मसले हैं, आप ये इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कस करें और फिर बाद में इधर आके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। सही। तो उधर जो डिस्कस करने वाले उनमें कौन से थे? लतीफ खोसा साहब और इनके दूसरे नामवर वकला। और कितनी कंप्लेंट लेकर आए थे? उनमें से 33 कंप्लेंट लेकर आए थे, 33, और उनमें से 16 कंप्लेंट जो है ना वो एड्रेस हुई थी या वेरीफाई हुई थी। ठीक है,
अब ये है कि ये सिर्फ बातें कर देना या ये कह देना जी कि वो फलां चीज जो है फलां जगह पर चल रही है, तो ये तो मेयार नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, आप कोई एक वाकया उसको हाईलाइट कर दें, तो अगर किसी जगह रेप का इंसिडेंट हुआ है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कहें जी पूरी सोसाइटी में रेप हो रहे हैं। आप जो है ना कि आप ये बता सकते हैं ना कि इसका टॉलरेंस लेवल इसके बारे में कम है या ज्यादा है। मेरा ख्याल मिसाल सही नहीं है, मेरा ख्याल दो चीजों को इक्वेट नहीं करते, मिसाल सही नहीं है, बट आई गेट योर पॉइंट व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल, और अक्सरियत हमारे पैनल के ऊपर यही कह रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे अपने दूसरे सवाल के साथ। वेलकम बैक जी। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन का मामला और सुप्रीम कोर्ट से जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया उसके ऊपर मुशावरती इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। अब खबर ये आ रही है ज़राए से कि इस इजलास में पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी है कि एक तो वो अपनी पार्टी का इजलास बुलाएंगे और मुशावरत करेंगे इस मामले के ऊपर, और दूसरा ये भी कि तहरीक इंसाफ का जमहूरी हल तलाश किया जाए। ये मशवरा सामने आया है पीपल्स पार्टी की जानिब से। बट सवाल ये उठता है यहाँ पर कि हुकूमत की जानिब से वज़ीर इत्तलात ने ऐलान कर दिया हंगामी तौर पर, और ये कह दिया कि बस अभी काबीना में फ़ैसला हो जाएगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के लिए नोटिफिकेशन एक पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अगले ही दिन फिर इसके ऊपर जो डिप्टी वज़ीर आज़म है वो तावीलें पेश करना शुरू हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि अभी तो मुशावरत होनी है सियासी क़यादत से भी, पार्टी से, इत्तेहादियों से, फिर उसके बाद देखा जाएगा फ़ैसला क्या होना है। तो इतनी जल्दी क्या थी हुकूमत को कि अभी जब मुशावरतें हो रही हैं तो वज़ीर इत्तलात ने बैन जैसे, पाबंदी जैसे सीरियस मामले के ऊपर क्यों ऐलान कर दिया? फ़खर दुरानी साहब। अलीना, मेरा ख्याल है कि वज़ीर इत्तलात ने अपने आप से या आज खुद ये ऐलान नहीं किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं, इंक्लूडिंग इवन ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसकी भी रजामंदी से ये ऐलान किया गया था। हाँ, ये उनको शायद ये कैलकुलेट नहीं कर पाए कि शायद इसका जो है वो बैकलैश हो सकता है या प्रॉपरली अगर होमवर्क नहीं किया हुआ था, तो इस हवाले से। लेकिन जहाँ तक ये जो एक और सजेशन आई है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान के तहरीक इंसाफ का कोई सियासी हल निकाला जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, तहरीक इंसाफ जो है वो सियासतदानों के साथ बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। उनका शुरू दिन से ही इमरान खान का मुतालबा यही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के हवाले से वो उन्होंने जो एक स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के ज़रिए मैक्सिमम गेन करने के हवाले से। अब अगर आज ही का ये जो भट्टी साहब ने अभी कुछ चंद खबरें दी हैं कि ये फैसले किए गए हैं आपके अदलिया में, ये जो चीफ जस्टिस हैं और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इनके खिलाफ जो है रेफरेंस दायर किया जाएगा, अदालतों के बाहर धरने दिए जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये दूसरी साइड का जो माइंडसेट है वो नज़र आ रहा है कि वो सियासत के ज़रिए नहीं, जो मामलात हैं वो अपनी ताकत के ज़रिए जो है वो अपने जो तमाम तर ये मामलात हैं वो उसका हल चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला चाहते हैं हर हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें हैं ये बेहतरी की बजाय मज़ीद आगे बिगाड़ की तरफ जा रही हैं। अब इससे मुझे नहीं लगता कि ये आगे क्या होगा या क्या उसका नहीं सर, तो बेहतर ना हो जाता कि ठीक है बेशक सारे ऑन बोर्ड हों, लेकिन फिर ये क्यों मुशावरती इजलास और इत्तेहादी और ये वो, बेहतर ना होता ज़रा ये सब कुछ कर लेते फिर उसके बाद करते ऐलान और सब। अलीना, ये सियासत में हमेशा ये चलता है कि जो फैसला असल में लेना होता है वो पहले ही लिया जा चुका होता है और फ्रंट पे या मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो कुछ और होता है। तो इस हवाले से ये मेरा ख्याल है कि ये एक डिफरेंट चीज़ थी, ये स्मोक स्क्रीन है कोई। भट्टी साहब आपकी क्या राय है? जी मैडम शेख, पहले तो आपको इंतहाई मुबारकबाद दिल की अथाह गहराइयों से कि आपने कहा कि इसका कोई जमहूरी हल निकाला जाए। मैंने नहीं कहा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, पीपल्स पार्टी ने कहा है, आपने मुझ तक पहुंचाया है। यानी ये जमहूरी हल निकाला जाए। पहली गल तो है कि कह कौन रहा है, जमहूरियत की गल कौन कर रहा है। दूसरी गल है कि जमहूरी हल की है। जमहूरी हल तो भाईजान ये कि फार्म 45 खुलवा लो, ते जे अगर तुसी जितते हो तो हुकूमत करो, जे हारे हो तो घर चले जाओ। बात तो ऐसे ही आपने सही की है, जमहूरी हाल तो यही होता है। और तीसरी बात, हाँ, और तीसरी बात ये मैडम शेख कि आप जब किसी का मैंडेट छीन कर, मखसूस नशिस्तें छीन कर उसको बैठे हुए हों तो फिर जमहूरी हाल निकाल रहे हैं। तो मैडम शेख, एक कभी मेरे भाई ने बात की कि इमरान खान बात नहीं करना चाहता। पहले दिन से मैं हक में हूं कि इमरान खान साहब को बात करनी चाहिए, सारों को बात करनी चाहिए, और मुल्क बड़े मुश्किल लम्हों में है।
लेकिन अब हाँ, आज इमरान खान ने यह भी कहा है कि अब बातचीत किसी कोई नहीं होगी, कल का मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरी बात यह भी है मैडम शेख कि हुकूमत देख लेना, वो कह हुकूमत, इमरान खान ने तो कहा ना चोर हैं, डाकू हैं, इनसे बात नहीं करनी, लुटेरे हैं, मेरा मैंडेट छीन के बैठे हैं, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, गलत कर रहा है। चलो आप समझ लें कि उनसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये दूध के धुले, ये फितना है, दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, ये मसाइल जितने भी मसाइल इसकी वजह इमरान खान का वजूद है। एक मिनट, एक तरफ आप उनको कह रहे हैं, मुझे एक चीज बता दें जल्दी से ना, एक तरफ आप उनको कह रहे हैं चोर है, डाकू है, फिर उनसे इतनी हायर मॉरल एक्सपेक्टेशंस आप कह रहे हैं कि वो इखलाकी तौर पे इतने बड़े हों कि कुछ कहे भी ना पीटीआई को। ये दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती। नहीं तो मैं आपको नहीं मेरे एक जुमला लेते जाइएगा कि इखलाकियात सारी तरीके इंसाफ पर डालना चाहते हैं, बैन कर दो उसको, गद्दारी का मुकदमा कर दो, मरियम का भी नाम उधर दे दे, वजीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, और बाकी उसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान है, मुल्क तोड़ रहा है। तो आप उस पे इतने इखलाकियात डालते हैं, उसका मैंडेट भी छीन के बैठे हो, उसकी मखसूस नशिस्तें भी, उसको गद्दार भी, उसकी पार्टी भी बैन, और पीटीआई पे थोड़ी आपने तो इखलाकियात हुकूमत पे डाली है ना। आप ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरह की बातें करे, इनको चाहिए था। वजह से कह रहा हूँ ना, मैं तो उसी वजह से कह रहा हूँ ना कि ये सिर्फ ये कहना कि वो गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भी बराबर के हैं शरीक, इनको पता है गुफ्तगू शुरू होगी तो हम तो बेनिफिशियरी हैं, फारिग हो जाएंगे। ओके, बेनजीर, जमहूरी हल निकालने की बात ही चल क्या रहा है पीपल्स पार्टी में? क्या पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है? अच्छा अलीना, आज का जो लफ्ज है मेरे ख्याल से शो का वो होना चाहिए प्रीमेच्योर पिटिशन और प्रीमेच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मेरे ख्याल से जल्दबाजी में, शायद जहां से मशवरा आया था पीटीआई को पाबंदी लगाने का, उनको खुश करने के लिए, या शायद उनके दबाव में आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली सोचे समझे बगैर। और हो नहीं सकता कि उनको ना पता हो कि क्या बैकलैश आएगा और किस किस्म के बात होगी इस पे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा, मुझे लगता है रीना कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून में शायद दो ग्रुप्स हैं। एक जो बिल्कुल इस हक में है कि पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए, और जो टीवी पे आके कहते हैं हमारे पास ठोस सबूत है, और हम सबको पता है कि वो ठोस सबूत का बाद में क्या होता है जब वो अदालतों में जाते हैं। ये जो ग्रुप है मेरे ख्याल से इसमें वजीर आजम भी हैं, औशद ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, आजकल कुछ टॉक शोज पे जाके बात करते हैं, वो शायद थोड़ा सा उनको अंदाजा है कि अगर एक सियासी जमात पे पाबंदी लगाई गई तो उसका कितना गलत प्रेसिडेंट सेट होगा। अब मिसाल के तौर पे सेनेटर अफनानुल्लाह जो है, वो रात को मैं उनको सुन रही थी और वो बड़ी क्लियरली कह रहे थे कि देखिए ये फैसला तो हुकूमतों का होता ही नहीं है, हम सिर्फ प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं, फैसला और राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोग हैं मुस्लिम लीग नून में जो तारीख से भी वाकिफ हैं, जिनको कानून आइन का भी पता है, उनको पता है कि किस तरफ मामला जाएगा अगर हम इस रास्ते पे चल पड़े। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है अलीना, मुझे तो समझ नहीं आती कि हर बात पे जब से ये हुकूमत आई है पीपल्स पार्टी का एक बहुत वेग रिस्पॉन्स होता है, शोर भी मचाना है लेकिन बाद में हुकूमत का साथ भी दे देना है चुप करके हर चीज पे। अब ये जो एक चले बजट पे तो आपने कर लिया, ये एक ऐसा मामला है जो इतना अहम मामला है और इतना एक खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है कि आप इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात को पे पाबंदी लगाने की बातें कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बहुत क्लियर मौक़िफ़ आना चाहिए, और पार्टी की तरफ से नहीं, पार्टी की लीडरशिप की तरफ से। लीडरशिप कौन है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनकी तरफ से मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज्यादा इस पे कोई इजलास बुलाने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रहा है जमहूरियत के बारे में, तो आपको तो पता होना चाहिए कि आपको किस तरफ खड़े होना चाहिए अगर इस किस्म की बात होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो अभी तक पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी रही है कि जिम्मेदारी भी नहीं लेनी और स्टैंड भी नहीं लेना, ये अब इस मामले पे नहीं चलेगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ तो रहा है जमहूरियत पे, लेकिन फिर शिकवा करते हैं ना, जैसे हमने इस वीक के शुरू में ही बात की जब ये बैन की हुई, जब ANP पे बैन लगा तो वो पीपल्स पार्टी ही थी, जब इलेक्शन की धांधली की बात आती है तो पीपल्स पार्टी थी, जब कॉम्प्रोमाइज मैंडेट की बात आती है तो पीपल्स पार्टी थी। तो ये स्टेटमेंट देना क्या जायज़ होगा पीपल्स पार्टी के बारे में?
देखिए मेरे ख्याल से अलीना इस वक्त क्योंकि एक नई जनरेशन की बात हो रही है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो नई जनरेशन की लीडरशिप है और वो अक्सर कुछ चीज़ों पे उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ होता है। जैसे इद्दत का जो केस था, मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ा एक क्लियर, एक वाज़ेह पोजीशन ली है। इस मामले पे भी अगर वो एक गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहते, और मैं तो कहूँगी इस किस्म के फजूल मशवरों पे बैठ के बहस भी नहीं करना चाहते, तो उनको एक क्लियर पोजीशन लेनी पड़ेगी और वो टॉप लीडरशिप से आनी चाहिए। अभी तक जो खामोशी है पीपल्स पार्टी की, वो मेरे ख्याल से बहुत ही नामुनासिब है। अच्छा, उमर चीमा साहब क्या कहेंगे सर, ये प्रीमेच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या ये सब कुछ प्री मेडिटेटेड था? देखिए मुझे कोई ऐसा प्री मेडिटेटेड नहीं लगता। बेसिकली इसमें कोई हमाकतें भी शामिल होती हैं और जब अहले ताकत लोग हमाकत करते हैं तो हम उसमें कोई ना कोई जवाब तलाशते हैं कि कोई ना कोई ऐसी वजह होगी कि शायद उन्होंने इसलिए ये बात की। अब देखें इनका कोई ये सिर्फ अभी वाला मसला नहीं है बैन का। इससे पहले जो अज़्मे इस्तेहकाम जो पॉलिसी थी जी, टेररिज्म ऑपरेशन, ये वो इन्होंने पहले ऐलान कर दिया, फिर उसकी वजाहतें देना शुरू हो गए और अल्टीमेटली अब हमें पता ही नहीं चला कि उस पॉलिसी का क्या बना है या उस पर कोई एक्शन भी शुरू हुआ है कि नहीं, वो रास्ते में रह गया। और उसके बाद अब ये बैन वाला मामला आ गया। अब बैन वाले मामले पे जो मेरी इंफॉर्मेशन है, यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह ये बेनजीर कह रही थी बिलावल भुट्टो में रह आजकल आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो उस टाइम अमेरिका में थे, अब पता नहीं शायद अब भी अमेरिका में हो, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि हमने इसको कंडेम करना है और हम इसका साथ नहीं देंगे। यानी कि जो उन्होंने अपने उस टाइम जो अपने जो तर्जुमान थे उनको डायरेक्शन इशू की, वो ये थी। दूसरा ये है कि इनके साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुई थी। अब क्या इनके साथ मुकम्मल तौर पे कंसल्टेशन नहीं हुई थी या कि कोई आधी हुई थी, अब ये भी तो तय करना बाकी है कि चूंकि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ये भी पार्टी के अंदर भी एक तरह से दो डिफरेंट लोग हैं, जो हो सकता है जरदारी साहब से बात हो गई हो, बिलावल भुट्टो से बात ना हुई हो, और इस चीज पे कोई बात अटक गई हो जी कि बिलावल भुट्टो को पता नहीं है। दूसरा ये मसला हो सकता है कि इस चीज पर भी इख्तलाफ हो या इस चीज पर कोई क्लैरिटी चाहिए हो कि हम अगर अपने मुंह पर कोई इस तरह के कालक मलते भी हैं, कोई ऐसा हम करते भी हैं, तो क्या हम बैन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक तो यह है ना कि आपने ऐलान कर दिया, आपने इधर से कोई कैबिनेट से अप्रूवल ले ली, उसके बाद आपने मामला आगे सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट अगर आपके केस को रिजेक्ट करती है तो देन व्हाट, तो फिर तो आपके कंट्रोल में नहीं। हिस्ट्री जो है वो तो यही बात करेगी कि इन्होंने कोशिश की थी। सही। अब सिर्फ कोशिश करने से और उसका एक नतीजा उसका हासिल करने में ये दो डिफरेंट चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई जो इनकी कोई कंसल्टेशन है वो इस लेवल पर भी है। एक चीज अलबत्ता ये तय करना भी बाकी है कि इनका जो मकसद है, ये तो तय है कि चीजें इनके कंट्रोल में नहीं है कि बैन के हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बैन तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स करना है, लेकिन ये क्या बैन का ऐलान करके बैन को उधर तक ले जाकर उस दौरान क्या अभी कंक्लूड करना चाह रहे हैं। जो पहले हमारा एक कानून था वो तो था, यानी कि 2002 से पहले वाला जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट आया, उससे पहले कुछ 67 का कानून था। उसके मुताबिक तो यही था कि जब गवर्नमेंट बैन कर देती है तो वो पार्टी बैन हो जाती है, उसके बाद मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब यह है कि जो हमारा मौजूदा एक पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसके तहत ये वाला मामला इन्होंने जो इधर से नोटिफिकेशन जारी कर देना और उसके बाद यानी कि उधर से कैबिनेट से अप्रूवल लेके तो रेफरेंस जो है वो आगे सुप्रीम कोर्ट को भेज देना है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन उधर ही होना है और बैन जो है उस पर जो वो उसका इतलाक जो है वो भी उसके बाद होगा। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, अचीव क्या करना चाह रहे हैं, वो चीज अभी मुझे वाज़ेह नहीं हो रही। ये इस चीज से हट के कि आगे जो पार्टी है वो पॉपुलर पार्टी है या नहीं पॉपुलर पार्टी में, वैसे यानी कि ये तो उनको पता ही है ना कि उनको कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं या उनके गले की हड्डी बनी हुई है, जो इसीलिए ये अपने इंतहाई स्टेप ले रहे हैं। ये बड़ा अहम सवाल है कि हासिल क्या होगा इनको, क्योंकि अभी तो ज़ाहिरी तौर पर तो ये नजर आ रहा है ना, जो बिल्कुल एक लेमैन एनालिसिस है कि भाई इनको कुछ नहीं हासिल होगा बजाय हर तरफ से तनकीद और कालक के। लेकिन ये बताएं, जरदारी साहब और बिलावल साहब, आपने दो अलग अलग धड़ों की बात की और यकीनन ऐसा है, लेकिन रेफरेंस अगर पास होना है तो जरदारी साहब के थ्रू ही होना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ऐसा कैसे हो सकता है उनको ऑन बोर्ड लिया ही ना गया? अलीना, मेरे ख्याल इसमें कोई प्रेसिडेंट का ऐसा रोल नहीं है।
ये मामला फेडरल गवर्नमेंट का है और फेडरल गवर्नमेंट ने कैबिनेट के पास लेकर जाएंगे। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद आगे ये सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। बट वो सुप्रीम कोर्ट को थ्रू प्रेसिडेंट नहीं जाता अगर कोई भी रेफरेंस जाता है तो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा। मेरा ख्याल है कि ये डायरेक्ट चला जाएगा, यानी कि वो जो जिस रेफरेंस की आप बात कर रहे हैं वो तो जजेस के हवाले से था ना, जो वो तो एक मुख्तलिफ जुरिसडिक्शंस ना, जैसे एक एडवाइजरी रेफरेंस था वो, बट ये वाला तो ये वाला इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रेसिडेंट का रूट इस्तेमाल नहीं होता, ये डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने भेजा। सही है। भट्टी साहब कुछ काफी यहाँ पे एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। देखिए, जाते आपको जब पीटीआई का दौर था तो तहरीक लबैक पे भी बैन लगाया गया था। वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, तहरीक लबैक पे इन्होंने बैन लगा दिया था। बाद में फिर वो तहरीक लबैक अदालत में फिरती रही, लाहौर हाई कोर्ट भी गई, लेकिन वो हुकूमत ने बैन जब हटाया तो तभी हटा। वो तो फोर्थ स्केड्यूल वाला था ना, वो दहशतगर्दी। मैडम शेख, वो एंटी टेररिज्म एक्ट के जरिए था और ये आर्टिकल 17(2) के तहत जो है ये रेफरेंस जो है ये डिफरेंट है। ये क्या ऐसा हो सकता है, अगर मुझे नहीं पता, पैनल पे अगर किसी को इसका जवाब पता है, कि ऐसा हो सकता है कि पीटीआई के साथ भी ऐसा किया जाए कि नोटिफिकेशन इशू किया जाए एंटी टेररिज्म एक्ट? अच्छा बेनजीर, हमने ये ना बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, मेरा ख्याल है मंगल या बुध को रीमा भी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने दोनों चीज़, फ़खर नहीं बल्कि ये उठाया था, ये जो एंटी टेररिज्म फोर्थ स्केड्यूल वाली बात, ये बड़ी डिटेल में हमने उस दिन भी डिस्कस की थी कि दहशतगर्दी की उसमें डाल तो सकती है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल ग्राउंड्स मुख्तलिफ और कैफियत मुख्तलिफ और बिल्कुल किसी जवाज़ के बगैर होगा अगर हुकूमत ये करती है तो। बहरहाल यही था उसके अंदर कि अगर 17(2) के तहत जाती है, आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत, तो उसमें फिर इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर। इवेंचुअली आने वाले दिनों में फिर इसकी बात करते हैं। वैसे तो उम्मीद करते हैं कि जी कुछ सेंस प्रिवेल करेगी और हुकूमत इसके ऊपर गौर करेगी, नजर सानी करेगी, लेकिन लेट्स सी वेयर द मैटर गोज। अल्लाह हाफिज़।